नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र साहू आप सभी का स्वागत करता हूं बघेल ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाऊंगा और आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें हिंदी विषय का अपना एक विशेष महत्व होता है। चाहे हम बात करें CGPSC के एग्ज़ाम की या चाहे हम बात करें व्यापम के द्वारा कंडक्ट कराने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में हिंदी का अपना एक विशेष महत्व होता है, अपना एक विशेष वेटेज होता है। और अभी आगामी ADO का भी एग्ज़ाम होने वाला है, हॉस्टल वार्डन का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ADO के एग्ज़ाम में हिंदी से 30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे, वैसे ही हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में अप्रॉक्स 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज पढ़ना शुरू करेंगे हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार के बारे में। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग ADO का थोड़ा पाठ्यक्रम जान लेते हैं। और एक जरूरी नहीं कि केवल ADO का ही है, व्यापम के दौरान जितने भी जो एग्जाम होते हैं सभी के लिए यही पाठ्यक्रम रहता है ना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ADO का सिलेबस या पाठ्यक्रम में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए करते हैं फिर। देखिए ये क्या है, ये आप लोग को स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, ये है ADO का सिलेबस या पाठ्यक्रम। ठीक है, अभी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए तो हमको इसमें इकाई फर्स्ट है, यहाँ पर इकाई फर्स्ट है वर्ण विचार। तो इस वर्ण विचार में हमको क्या क्या पढ़ना है, देखिए स्वरों के बारे में पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, अक्षर के बारे में पढ़ेंगे, वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे, वचन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का संधि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देख आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो व्याकरण, हिंदी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं जी? 3 अंग होते हैं। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना वर्ण विचार कहलाता है। वैसे ही शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना शब्द विचार कहलाता है। वैसे ही वाक्यों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन एवं शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना वाक्य विचार कहलाता है। ठीक है, तो इस वर्ण विचार में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, स्वर किसे कहा जाता है। ठीक है, स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ है। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, और व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे, वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे, लिंग के बारे में पढ़ेंगे, वचन के बारे में, और एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। ठीक है, हर एग्जाम में संधि से क्वेश्चन आता है। अगर उस पर अगर हिंदी का सिलेबस है तो जाहिर सी बात है वहां से संधि से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो उन सभी तीनों संधि के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप सभी को यह भी पता होगा कि स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, है ना। तो इन सभी के बारे में भी हम लोग अच्छा गहन पूर्वक चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं दूसरा इकाई 2। इकाई 2 शब्द विचार। अभी आप लोग को बताया कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना शब्द विचार कहलाता है। इस शब्द विचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसमें हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार में शब्द रूप और शब्द रचना कि एक शब्द का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति स्त्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्सम, तद्भुत, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, है ना, और एक और याद रखिएगा संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द, ये सब क्या है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार है, शब्दों का वर्गीकरण है। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इस अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द कहने का तात्पर्य समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, इसको विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं, विपरीतार्थक या विपरीतार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, और अनेकार्थी शब्द अर्थात एक शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, ये क्या है, तो ये अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है। तो इन सभी टॉपिक को हमको कवर अप करने हैं। उसके बाद देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, इकाई 3 में हमको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, देखिए शब्द रचना कि एक शब्द का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, उपसर्ग के द्वारा हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं, प्रत्यय के द्वारा करते हैं। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। ठीक है, समास से भी क्वेश्चंस आते ही हैं हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, तो समास को पढ़ेंगे, समास किसे कहा जाता है, समास के अवयव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से कि कितने अवयव होते हैं, समास से कौन कौन से प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अनेक शब्दों एवं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी
क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखो इकाई 4 में पढ़ेंगे लोग पद व पद के भेद। ठीक है, पद व पद के भेद, इसमें स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे विकारी और अविकारी शब्द के बारे में, है ना। विकारी शब्द क्या होता है, तो वे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जाता है विकारी शब्द कहलाता है, और अविकारी जिसे लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर नहीं बदल सकते अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो इसी विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब। ठीक है, तो हमको इसी को पढ़ना है, अर्थात विकारी शब्दों के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कारक के बारे में। ठीक है, कारक भी आपके सिलेबस में, तो कारक के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कारकों की संख्या 8 है, तो सभी कारकों पे हम लोग गहन या विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो इकाई 5 में है वाक्य। ठीक है, इकाई 5 में क्या है, वाक्य। तो वाक्य के बारे में हमको पढ़ना है, वाक्य किसे कहा जाता है, वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं और वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे इकाई 6 में रचना। रचना में क्या क्या पढ़ना है, मुहावरे तथा लोकोक्तियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जो महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। तो ये पूरा पाठ्यक्रम, ठीक है, हमको इसी सभी टॉपिक, इसी सभी पैरामीटर पर अभी आगे हम लोग को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार को शुरुआत करते हैं। ठीक है, और ये वर्ण विचार है, आगे ये इसके 2-3 पार्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वर्ण विचार का पहला पार्ट है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। चलिए ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार। हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इस वर्ण विचार में हमको क्या क्या को पढ़ना है, क्या क्या बिंदु है, कौन कौन से जो पैरामीटर है ना, उसको पढ़ना है। पहले हम लोग इसको चर्चा कर लेते हैं, अर्थात इसके हम लोग विषय वस्तु पर चर्चा कर लेते हैं वर्ण विचार के। ठीक है, वर्ण विचार में सबसे पहले देखेंगे वर्ण किसे कहा जाता है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला किसे कहा जाता है। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को कौन सी लिपि में लिखा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे लोग वर्णमाला में। उसके बाद पढ़ेंगे वर्ण के भेद। आप सभी को अच्छे से पता है स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो वर्ण के भेद में उसी हम स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्वर एवं स्वरों के प्रकार, जैसे कि आप लोग को बताया स्वर के बारे में पढ़ना है, तो स्वर एवं स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे। और स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यंजन का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, और अंत में हम लोग देखेंगे वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है या जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विषय वस्तु वर्ण विचार, इन सभी टॉपिक को, इन सभी बिंदुओं को हम लोग कवर करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ण के बारे में। जैसे कि आप लोग स्लाइड से देख पा रहे हो कि वर्ण की यहाँ की परिभाषा लिखा हुआ है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, देखो तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वनडे एग्जाम में सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। इस परिभाषा को मेंस में भी पूछा गया है। ठीक है, कि वर्ण किसे कहा जाता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। या इसे एक तरीके से हम लोग और परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, अब देखो वर्ण से रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट है याद रखिएगा। ठीक है, जो सीधे ही वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सीधे ही वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। देखो अगर पूछेगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहा जाता है, तो उसे वर्ण कहा जाता है, याद रखिएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, अगर ऐसा भी लिख के क्वेश्चन पूछ रहा है तो भी इसका आंसर क्या आएगा, वर्ण आएगा। क्या आएगा, वर्ण आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मौखिक आधार पर, ठीक है, मौखिक आधार पर, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, अगर ऐसा पूछा जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ध्वनि आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगा, है ना। अगर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इसमें आ जाएगा शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शब्द आ जाएगा। ठीक है, और एक तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर, ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा वाक्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाक्य आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, ठीक है, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई,
सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर आ जाएगा वाक्य आ जाएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा की प्राथमिक इकाई क्या होता है? ठीक है, भाषा की प्राथमिक इकाई, भाषा की प्राथमिक इकाई अगर ऐसा पूछेगा भाषा की प्राथमिक इकाई क्या होता है तो इसका आंसर आ जाएगा बोली। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोली आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित जो इकाई है उसी को वर्ण कहा जाता है, या इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, भाषा की प्राथमिक इकाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो बोली आ जाएगा। ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर ऐसा पूछेगा तो वाक्य आ जाएगा, या भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो भी वाक्य आ जाएगा। ठीक है, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो शब्द आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और नॉर्मल पूछता है कि भाषा की छोटी इकाई क्या है तो वर्ण आ जाएगा, और इस तरीके से पूछेगा कि मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि आ जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, अगर इसको अच्छे से हम लोग नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी इकाई वर्ण, है ना, या सबसे छोटी लिखित इकाई तो भी वर्ण, अगर मौखिक आधार पर छोटी इकाई तो ध्वनि, अर्थ के आधार पर भाषा की छोटी इकाई तो शब्द, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वाक्य हो जाएगा। और यही वाक्य होता है जो भाषा की सबसे बड़ी इकाई भी होता है। और भाषा की अगर प्राथमिक इकाई अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो क्या आ जाएगा? बोली आ जाएगा इसका आंसर। होपफुली सभी को इसका डेफिनेशन और जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताया सबको याद हो गया होगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक, दूसरा स्लाइड में अब इससे पढ़ते हैं वर्णमाला। ठीक है, देख रहे हो आप लोग डेफिनेशन लिखा हुआ वर्णमाला का। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो किसी भी भाषा के संपूर्ण वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, किसी भी भाषा के संपूर्ण वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। यह इसे एक तरीके से और परिभाषित कर सकता है कि किसी भी भाषा को लिखने एवं बोलने के लिए जिन मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है वर्णमाला से रिलेटेड। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है? क्वेश्चन आता है कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा आप लोग 52। कितना है? 52। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और जो हिंदी वर्णमाला है ना उसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, लिखा जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे भाषा के बारे में, तो मैं आप लोग को बताऊंगा लिपि किसे कहा जाता है, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है। जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कि हमारे आर्टिकल 343A क्या बोलता है कि जो हिंदी संघ की राजभाषा है और लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, तो जो हमारे जितने भी जो वर्णमाला है, जितने भी वर्ण है, इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, हम लोग जब भाषा पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है, इसको भी हम लोग इस टॉपिक को भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो होपफुली समझ आ गया होगा वर्णमाला किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा के संपूर्ण वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। या इसी एक तरीके से हम लोग और परिभाषित किए कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए या बोलने के लिए जिन मानक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसी को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है? तो 52 है। और इस सभी वर्णों को कौन से लिपि में लिखा जाता है? तो इसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब आगे हम लोग फिर चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखिए वर्ण के भेद। ठीक है, वर्ण के भेद आप लोग जैसे कि स्लाइड से देख पा रहे हो, वर्ण के 2 भेद होते हैं। अभी आगे सब इन्हीं दोनों भेदों के बारे में लोग चर्चा करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, पहला हो जाएगा स्वर। ठीक है, पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ठीक है, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। होपफुली सभी को वर्ण का परिभाषा पता चल गया होगा कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे स्वर किसे कहा जाता है, स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, स्वर की संख्या कितनी है। ठीक है, किसे अयोगवाह वर्ण बोला जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग, पहला स्टार्ट करेंगे स्वर। ठीक है, स्वर
ठीक है, जो वर्ण के दो भेद हम लोग देखिए, स्वर और व्यंजन। तो पहला भेद हम लोग वही पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, स्वर। तो स्वर किसे कहते हैं? देखिए आप लोग डेफिनेशन में देख पा रहे हो स्लाइड में कि स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा वर्ण स्वतंत्र होता है ना, कौन सा वर्ण स्वतंत्र होता है? तो स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कहने का तात्पर्य है स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य और वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता। अन्य और वर्णों की सहायता हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोल रहे हैं कि स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है। अब उसके बाद देखो नीचे में लिखा गया कि प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पास एक नया टर्म आया है, प्राणवायु। क्या आया है? प्राणवायु। ठीक है, अब ये प्राणवायु होता क्या है? तो जब हम लोग किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जो वायु हमारे मुख से बाहर आता है ना, उसी को प्राणवायु कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु है वो किसी भी प्रकार का बाधा रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग व्यंजन में देखेंगे तो व्यंजन के केस में क्या करेगा? व्यंजन के केस में प्राणवायु है वो बाधा रुकावट उत्पन्न करेगा, लेकिन स्वर के केस में प्राणवायु है वो बाधा या रुकावट उत्पन्न नहीं करता, याद रखिएगा। समझ आ गया? तो डेफिनेशन पहला देखिए कि स्वर क्या होता है? स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वर वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता, याद रखिएगा। ठीक है, होपफुली डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा। और प्राणवायु भी क्या होता है? तो जब हम लोग कोई सभी वर्ण को उच्चारण करते हैं तो जो वायु हमारे मुख से बाहर आता है उसे हम लोग प्राणवायु कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं स्वर की संख्या पे। ठीक है, स्वर की संख्या पे होपफुली सभी को स्वर का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्वर की संख्या। ठीक है, आप लोग को बता रहा हूँ। तो स्वर किसे कहते हैं सबको समझ आ गया है। ठीक है, तो स्वर की संख्या, अब देखते हैं स्वर की संख्या। स्वर की संख्या, ठीक है, स्वर की संख्या देखते हैं हम लोग। एक तो हिंदी सब्जेक्ट में देखेंगे, हिंदी विषय में और संस्कृत विषय में। ठीक है, हिंदी विषय में भी और संस्कृत विषय में भी। ठीक है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है? तो याद रखिएगा हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है ना। हिंदी में स्वरों की संख्या कितना है? तो 11 है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाएगा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितना है? तो 13। ठीक है, संस्कृत में 13 है। अब ये स्वरों की संख्या 11 है, तो कौन कौन से 11 स्वर है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? आ हो जाएगा, फिर आ हो जाएगा, फिर छोटा ई, फिर ये बड़ा ई हो जाएगा, है ना। उसके बाद ऊ, बड़ा ऊ, देन उसके बाद री, उसके बाद ए, उसके बाद ए, उसके बाद ओ हो जाएगा और ये अ हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया? 11 हो गया। तो यही है, ये सभी वर्ण क्या है? ये सभी वर्ण क्या है? स्वर है। ठीक है, हिंदी में इन्हीं सभी वर्णों को स्वर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब संस्कृत में 13 है, तो देखो अ के बाद क्या आता है? अम और आहा। अ के बाद क्या आता है? अम और आहा आता है, अम और आहा आता है। ठीक है, तो संस्कृत में इन दोनों को स्वर के रूप में काउंट किया जाता है, संस्कृत में इनको स्वर के रूप में काउंट किया जाता है, लेकिन हिंदी में इसको अलग रूप में विभाजित किया गया है और इसका नाम दिया गया है अयोगवाह वर्ण। क्या नाम दिया गया है? अयोगवाह वर्ण। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? तो अम और आहा जो वर्ण है उसी को अयोगवाह वर्ण कहा जाता है, अयोगवाह वर्ण। ठीक है, संस्कृत में इसे स्वर के रूप में शामिल किया जाता है, इसलिए संस्कृत में 13 हो जाता है और हिंदी में इसको अलग से विभाजित करके रखा गया है, इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या 11 हो गया है। ठीक है, पूछे कि अयोगवाह वर्ण की संख्या कितना है? तो 2 है। और निम्न में से कौन सा अयोगवाह वर्ण, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो अम और आहा क्या है? अयोगवाह वर्ण में आते हैं। समझ आ गया? तो स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है, स्वर के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं लिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्राणवायु के आधार पर देखिए कि जब हम लोग स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु है वो किसी भी प्रकार का बाधा रुकावट उत्पन्न नहीं करता है। उसके बाद हम लोग देखिए स्वर की संख्या, तो हिंदी में स्वर की संख्या 11 है और संस्कृत में पूछा जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में अम और आहा को शामिल नहीं किया गया है, इसको अलग से एक समूह में विभाजित किया गया है और जिसका नाम दिया गया है अयोगवाह वर्ण, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। अब उसके बाद देखते हैं व्यंजन। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले स्वर की परिभाषा देखे थे वैसे हम लोग व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, स्वर की केस में क्या था? स्वर क्या था? स्वर स्वतंत्र होता है ना, स्वर स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यंजन क्या? देखो व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है, अन्य वर्णों की सहायता ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग व्यंजन की संख्या। ठीक है, व्यंजन की संख्या। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं आप लोग को कि अगर हम लोग प्राणवायु के आधार पर देखें व्यंजन क्या होता है, तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राणवायु है वो बाधा या रुकावट उत्पन्न करेगा।
लेकिन स्वर के केस में नहीं कर रहा था क्योंकि स्वर स्वतंत्र होता है ना। और व्यंजन के केस में क्या करेगा, प्राणवायु है वो बाधा रुकावट उत्पन्न करेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होता, अर्थात व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता लिया जाता है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखते हैं व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या देखते हैं, ठीक है। तो व्यंजनों की कुल संख्या, अगर कुल संख्या पूछा जाएगा व्यंजनों की कुल संख्या कितना है, तो व्यंजनों की कुल संख्या है 39। कितना है, 39। इनको दो भागों में बांटा गया है, मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। मूल व्यंजन और संयुक्त व्यंजन देख पा रहे हो आप स्लाइड से, ठीक है। तो मूल व्यंजन की संख्या कितना है, 35। देखो ये पूरा सब एग्जाम पढ़ने से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सीधे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल पूछेगा कि व्यंजनों की संख्या है तो 39 देना है, अगर पूछेगा मूल व्यंजन की संख्या कितना है तो 35 देना है, अगर पूछेगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है तो 4 है। अब कौन कौन सा व्यंजन वर्ण है हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है। अभी बस आप लोग संख्या इसके नंबर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मूल व्यंजन की संख्या 35 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। 35 और 4 को हम लोग ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट कितना है या व्यंजन कितना है तो 39 है, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें से मूल व्यंजन, ठीक है। मूल व्यंजन की संख्या कितना है, 35 है। तो ये जो मूल व्यंजन को और कौन कौन से भागों में बांटा गया है, ठीक है। मूल व्यंजन को और कौन कौन से भागों में बांटा गया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, देख रहे हो आप लोग, पहला हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूं मैं इसको। पहला देखो स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को इस संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है उक्षिप्त व्यंजन या इसी को द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम लोग इसे संख्या पे चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद ही करो तुरंत की तुरंत अभी, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है और उक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। चलिए तो देखते हैं मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजन की टोटल संख्या कितना है तो 35 है, 35 है। इसे कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, इसी को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा हो जाएगा उक्षिप्त व्यंजन। संख्या को अभी जस्ट आप लोग से डिस्कस किया संख्या के बारे में भी कि जो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है और उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 है। देखो अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी पे व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 39 हो जाएगा। अगर ये पूछेगा कि मूल व्यंजन की संख्या कितनी है तो 35 हो जाएगा। अगर पूछेगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है तो 4 हो जाएगा। अगर पूछेगा स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है तो 25 हो जाएगा। अगर पूछेगा अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है तो 4 होगा। उसमें व्यंजन की संख्या कितना है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो कितना हो जाएगा, उसमें भी 4 हो जाएगा। और उक्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना है, अगर ऐसा पूछेगा तो 2 हो जाएगा। तो संख्या को भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, संख्या से भी क्वेश्चंस आता है। चलिए अब बारी बारी से हम लोग इसी को सबको देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, उक्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं, सभी को देखते हैं। अभी हम लोग इसके संख्या पे चर्चा की, होपफुली सभी को याद हो गया होगा कि कितने कितने संख्या है सभी वर्णों का, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन, पहला देखते हैं स्पर्श व्यंजन। आप लोग देख पा रहे हो स्लाइड में स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारा जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। समझ आया, नाम में ही समझ आ रहा है स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारा जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मेरे से भी आता है क्वेश्चन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा स्पर्श व्यंजन को, ठीक है। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है ना। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर कितनी है, तो भी हम लोग संख्या पे चर्चा किए थे, कितनी संख्या इसकी, तो 25 है, ठीक है। इन सभी व्यंजन वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है देखिए, पहला क वर्ग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा च वर्ग, तीसरा हो जाएगा ट वर्ग, चौथा हो जाएगा त वर्ग और पांचवा क्या हो जाएगा, प वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये अब देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, ठीक है। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आएगा, यहाँ पास लिख दे रहा हूं मैं, क, ठीक है, फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग हो जाएगा, क ख ग घ अंग। च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो च, छ, ज, झ, उसके बाद इया, ठीक है। उसके बाद ट वर्ग के अंतर्गत कौन सा वर्ण आएंगे, तो ट, ठ, ड, ढ और अण, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं त वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। तो त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और ये न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो प, फ, ब,
भ और ये म, ठीक है, प फ ब भ और म, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। तो क वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, च वर्ग के अंतर्गत ये 5 वर्ण हो जाएगा, ट वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, त वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण और प वर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण, ठीक है। तो टोटल मिला के इसकी संख्या कितना हो गया, तो टोटल है इसकी संख्या 25 है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे 5 वर्गों में बांटा गया है, क च ट त और प, क च ट त और प, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जो क वर्ग के सभी जो वर्ण है ना उसको कंठव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क वर्ग के सभी जो वर्ण है ना इसको कंठव्य वर्ण के नाम से जानते हैं, कंठव्य वर्ण, किस नाम से, कंठव्य वर्ण, ठीक है। उसके बाद च वर्ग के सभी वर्णों को तालव्य बोलते हैं, तालव्य, ठीक है, तालव्य के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तालव्य, तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है। च वर्ग के सभी वर्णों को, ट वर्ग के सभी वर्णों को मूर्धन्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, मूर्धन्य के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा यल है। उसके बाद त वर्ग को दंतव्य के नाम से जानते हैं, दंतव्य वर्ण, दंतव्य वर्ण, ठीक है, दंतव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है त वर्ग को। और वैसे ही प वर्ग को ओष्ठव्य वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है, ओष्ठव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। देखो इसको कंठव्य वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब मैं क वर्ग का उच्चारण करूंगा तो मेरा कंठ है, गला है, वो क्रियाशील रहेगा, इसलिए कंठव्य वर्ण कहा जाता है। च वर्ग को तालव्य इसलिए बोलते हैं, जब मैं च वर्ग का उच्चारण करूंगा सभी वर्णों का तो मेरे तालु है वो क्रियाशील रहेगा। ट वर्ग को मूर्धन्य इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब मैं ट वर्ग को उच्चारण करूंगा, कहने का तात्पर्य है ट ठ ड ढ अण इनको बोलूंगा तो मेरा मूर्धा है, नाक के जो नीचे वाला हिस्सा को मूर्धा कहा जाता है ना, तो मूर्धा क्रियाशील होगा। और त वर्ग को दंतव्य वर्ण कहा जाता है, जब मैं त वर्ग का उच्चारण करूंगा, ठीक है, तो मेरा दांत है वो क्रियाशील रहेगा, इसलिए इसको दंतव्य वर्ण बोलते हैं। और प वर्ग को ओष्ठव्य बोला जाता है, ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है क्योंकि जब मैं प वर्ग का उच्चारण करूंगा तो मेरा जो ओठ है वो क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा, इसलिए इसको ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है। आप लोग बोल के देख लो, प फ ब भ म, आपका ओठ है वही क्रियाशील होगा, ठीक है। तो इन सभी के आधार पर, ठीक है, कि कहाँ से उसको बोला जाता है उसके आधार पर इसको नाम दिया गया, कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य और ओष्ठव्य, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, परिभाषा मैंने आप लोग को बताया कि वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। हिंदी में स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है ना। और इस स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा वर्ग है, क च ट त और प, ठीक है। और क वर्ग को कंठव्य वर्ण बोलते हैं, च वर्ग को तालव्य बोलते हैं, ट वर्ग को मूर्धन्य बोला जाता है, त वर्ग को दंतव्य बोलते हैं और प वर्ग को ओष्ठव्य वर्ण कहा जाता है। एक चीज और याद रखिएगा, इस पे एक चीज और याद रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पंचमाक्षर, ठीक है, पंचमाक्षर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या इसी पंचमाक्षर को नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है, नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। नाम से समझ आ रहा है पंचमाक्षर अर्थात प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को, प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को क्या कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है, ठीक है। 5 वर्ग है तो 5 वर्गों का पंचम अक्षर जो है उसी को पंचमाक्षर कहते हैं, या उसी को नासिक्य वर्ण कहा जाता है। अब इससे पहले जो एसआई का एग्जाम हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं क, तो क वर्ग का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, देखो क का पंचम वर्ण क्या जाएगा, क वर्ग का पंचम वर्ण तो क ख ग घ ङ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है ना। तो क का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा क वर्ग का। वैसे देखते हैं च वर्ग, ठीक है, च वर्ग का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, इ हो जाएगा। वैसे ट वर्ग का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही त वर्ग का पंचमाक्षर क्या होगा, न होगा। और प वर्ग का जो पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। और याद रखिएगा इसी पंचमाक्षर को नासिक्य वर्ण भी कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण नासिका से होता है, ठीक है। होपफुली ये स्पर्श व्यंजन के बारे में जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट मैंने आप लोग को बताया सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब स्पर्श व्यंजन के बाद हम लोग पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। हम इसकी संख्या पहले ही देख चुके हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है मैंने आप सभी को बता दिया पहले। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना है, तो 4 है। अब ये क्या होता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन के मध्य होता है क्या कहलाता है, अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, ठीक है। वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के मध्य या बीच में होता है अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। एक चीज और याद रखिएगा, इसी अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है, अर्ध स्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी संख्या कितना है, तो इसकी संख्या कितना है, तो 4 है। पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, तो कौन कौन से जो वर्ण है उसको देखते हैं, ठीक है। देखते हैं य, र, ल
और व, ठीक है। इन चारों वर्णों को अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या कितना है तो 4 है, और इन चारों को अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोग ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है तो वे व्यंजन वर्ण, ठीक है, वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा या ऊष्मा बाहर आता है, ऊष्म व्यंजन कहलाता है, ठीक है। ये और ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा कि निम्न में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि उस व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब देखते हैं उस व्यंजन की संख्या कितना है, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उस व्यंजन की संख्या कितना है 4 है। अब ये 4 कौन कौन सा है, ठीक है, तो श और ह, ठीक है, सालक श हो जाएगा, षटकोण के श, सरोतक श और ये हलवाई ख, ठीक है। हम लोग आगे देखेंगे जब व्यंजन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो वर्ण विचार है 2 से 3 पार्ट में आएगा पूरा, है ना। आगे हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो स है, सालक स का उच्चारण कहाँ से होता है, सरोतक के श का उच्चारण कहाँ से होता है ना, ये और ये वाले स का उच्चारण कहाँ से होता है और ह का उच्चारण कहाँ से होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे वाले पार्ट में, आने वाले पार्ट में, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हो या ऊष्मा बाहर आता है, उसमें व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाता है। इसकी संख्या 4 है। कौन कौन सा है, श और ह, ठीक है, ये चीज। अब देखते हैं लास्ट हो जाएगा उक्षिप्त व्यंजन, ठीक है। उक्षिप्त व्यंजन को ही मैंने आप लोग को पहले स्लाइड में बताया था। उक्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है उक्षिप्त व्यंजन को, द्विगुण, ठीक है। तो वे व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय जीभ पहले मूर्धा को स्पर्श करता है और झटके से नीचे आता है, क्या कहलाता है, उक्षिप्त व्यंजन कहलाता है। हालांकि अभी तक इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आप लोग को ये ध्यान में रखना कि उक्षिप्त जो व्यंजन है इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आता है। मैंने आप लोग को बताया था इसकी संख्या पे, तो उक्षिप्त व्यंजन की संख्या या द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना है तो 2 है। कितना है, 2 है। अब ये 2 कौन कौन से वर्ण है, ठीक है, 2 कौन कौन से वर्ण है तो अड़ा, ठीक है, और ये अड़ा, ठीक है, अड़ा और अड़ा, ठीक है, ये दोनों वर्णों को उक्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलो अब इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है तो वे व्यंजन वर्ण जिसका निर्माण 2 व्यंजनों से होता है। में से पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, ठीक है। तो वे व्यंजन वर्ण जिसका निर्माण 2 व्यंजनों से होता है संयुक्त व्यंजन कहलाता है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या, ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना है तो 4 है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4। अब ये कौन कौन से संयुक्त व्यंजन वर्ण है उसको देखते हैं, ठीक है। ये छत्री के 6 हो जाएगा, त्रिशूल के त्र, ठीक है, ज्ञानी ज्ञा और ये हो जाएगा स्र, ठीक है। ये क्या है, ये चारों क्या है संयुक्त व्यंजन है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये 6 किससे किससे मिलकर बनता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 6 किससे मिलकर बनता है, क और स से, ठीक है, क और स से मिलकर बनता है, ठीक है, क और स से मिलकर बनता है। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है कि क है ना, नीचे हलंत है, हमेशा याद रखिएगा, हलंत है मतलब क्या है वो आधा वर्ण है, ठीक है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं क प्लस ये स के नीचे हलंत और अ, ठीक है। तो ये जो अ है इस स के नीचे हलंत है, इसको पूरा करके क्या 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 बन गया, यहाँ पास पूरा वर्ण बन गया। क्या बन गया है, पूरा वर्ण बन गया, ठीक है, याद रखिएगा। वैसे ही त्र को किस तरीके से लिख सकते हैं, त प्लस र, ठीक है, त प्लस र, ठीक है, त को त प्लस र के रूप में लिखा जाता है। या इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग त प्लस र, ठीक है, प्लस अ, ठीक है, त प्लस र प्लस अ। ये जो आधा है इसको अ है वो पूर्ण कर देगा, इसलिए यहाँ पास पूरा र लिखा हुआ है। वैसे ही ज्ञा को कैसे लिखेंगे तो ज प्लस इया, ठीक है, ज प्लस इया, याद रखिएगा। इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है ज प्लस इया प्लस अ, ठीक है। ये जो इया के नीचे हलंत है मतलब आधा है, तो आधा है तो इसको अ है वो पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ पास पूरा इया लिखा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट है देखो स्र, ठीक है, स्र है, इसका निर्माण कौन कौन से व्यंजन वर्णों से होता है तो स प्लस र, ठीक है, स प्लस र, ये स प्लस र हो जाएगा, ठीक है, स प्लस र। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग ये स, ठीक है, प्लस र, उसके बाद हो जाएगा प्लस अ, स प्लस र प्लस अ। तो ये क्या होता है संयुक्त व्यंजन, अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिसका निर्माण 2 व्यंजनों से हो रहा है। देखो 2 व्यंजन से हो रहा है सभी में, ठीक है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन सा, छत्री के 6, त्रिशूल के 3, ज्ञानी ज्ञा और श्र। ये 6 का निर्माण होता है क और श से, त्र का निर्माण होता है त और र से, ज्ञा का निर्माण होता है ज और इया से, और स्र का निर्माण होता है स और र से, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इसको भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आगे का वर्णमाला से संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट जो छूट गए हैं, वो आगे के इसके पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। होपफुली सभी को समझ आया होगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। ओके, ठीक है, धन्यवाद।